हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 5 मार्च के सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 5 मार्च के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग 4th शिफ्ट के जो है प्रश्न को देखने वाले हैं, उसके बाद आपको 3rd शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको 2nd शिफ्ट के जो है प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और लास्ट में जो आपको 1st शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो 4th शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो है राज्य कौन सा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य रहा था ना, ये आपका बिहार राज्य रहा था। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व रहा था ना, वो आपका 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर ओवरऑल पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश और राज्य का रहा था, जब केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों रहे ना, तो फिर आपको दिल्ली जो है वो करेक्ट करके आना होगा। दिल्ली का जो आपका जनसंख्या घनत्व रहा था ना, वो आपका 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर पूछा जाए, तो देखिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य रहा था ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश रहा था। अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व रहा था ना, वो 17 वर्ग किलोमीटर रहा था। इसके अलावा भारत का जनसंख्या घनत्व कितना रहा था, तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ना, ये आपके 382 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जनगणना से आपके लगातार प्रश्न बन रहे हैं। तो 2011 की जो जनगणना थी, यह आपका 15वीं जनगणना था और इससे पहले आपका पूछा गया था कि 1951 में जो आपका जनगणना हुआ था ना, ये कौन से नंबर की जनगणना था, तो वो आपका 9वीं जनगणना था। और 2011 की जो जनगणना था ना, ये आज़ादी के बाद ये जो आपका 7वीं जनगणना था। और 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य रहा था ना, वो आपका हमारी जनगणना हमारा भविष्य रहा था। इसके अलावा भारत में पहली जो जनगणना हुआ था, ये कब हुआ था, तो ये आपका 1872 में हुआ था। इसके अलावा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य अगर पूछा जाए, तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला जो राज्य रहा था ना, ये आपका उत्तर प्रदेश रहा था। और सबसे कम आबादी वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाए, तो ये आपका लक्षद्वीप का रहा था। और सिर्फ अगर राज्य क्वेश्चन में दिया रहे, तो सिक्किम राज्य का जो है सबसे कम आबादी रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश रहे कि सबसे उच्चतम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश का रहा था, तो ये दिल्ली का रहा था। उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछा जाए, तो देखिए सबसे अधिक जो लिंगानुपात वाला राज्य है ना, ये केरल रहा था। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है, ये आपका हरियाणा राज्य रहा था। तो इतने बात जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में केंद्रीय बैंक की जो स्थापना है ना, ये कब हुआ था। तो देखिए भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा, तो ये आपका आरबीआई है। यानी आरबीआई की जो स्थापना है, ये कब हुआ था, तो देखिए आरबीआई की जो स्थापना है ना, ये आपका 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो 1 अप्रैल 1935 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर पूछा जाए एग्जाम में कि आरबीआई की जो स्थापना ये किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के माध्यम से जो वो किया गया था। और किसके सिफारिश पर किया गया था, तो देखिए रिजर्व बैंक की जो स्थापना है ना, ये आपके संस्था का नाम आपको ध्यान में रखना है, हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर जो है इसकी स्थापना जो है वो किया गया था। इसके अलावा बात कर ले आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है ना, ये कब किया गया था, तो देखिए आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है ना, ये आपका 1 जनवरी 1949 को किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि 14 बैंकों का जो आपका 14 निजी बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है ना, ये कब किया गया था, तो देखिए 14 निजी बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है ना, ये आपके 19 जुलाई 1969 में जो वो किया गया था। और 7 बैंकों का जो आपका राष्ट्रीयकरण है, ये आपका 1980 में किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना ये जो है किसने की थी। तो देखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ना, ये 1828 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा जो है कलकत्ता में किया गया था। तो राजा राम मोहन रॉय आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ही जो है आत्मीय सभा की जो स्थापना है ना, ये आपका 1815 में जो है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भक्ति शर्मा ये जो आपके कौन से खेल से संबंधित है। तो देखिए भक्ति शर्मा की बात कर ले तो एक तो आपके निशानेबाजी से संबंधित है, एक आपके जो है भारतीय तैराक से संबंधित है। तो ऑप्शन में आप बताना कि तैराक दिया गया था या फिर निशानेबाजी दिया गया था। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2022 का T20 विश्व कप जो है ये किसने जीता था। तो देखिए 2022 के T20 विश्व कप की बात कर ले ये जो आपका 8वां संस्करण था जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया देश में खेला गया था। और इसका जो फाइनल मैच है ना, ये आपका इंग्लैंड और पाकिस्तान के मध्य खेला गया था, जिसमें फाइनल मैच में जो है इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर जो है इसका खिताब जो है वो जीत लिया था। यानी विजेता जो टीम रहा था वो आपका इंग्लैंड देश रहा था और उप विजेता जो है ये पाकिस्तान देश रहा था। तो इंग्लैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि 2022 के T20 विश्व कप में जो आपके प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है ये आपके इंग्लैंड के ऑलराउंडर जो है सैम करन को जो वो चुना गया था। और 2022 T20 विश्व कप में सबसे अधिक जो रन है ना, ये आपके विराट कोहली के द्वारा मारा गया था। और विराट कोहली को जो है ये आपका किंग जो है वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी क्रिकेट का किंग जो है ये किसे कहा जाता है, तो विराट कोहली को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कुचिपुड़ी ये जो है किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए कुचिपुड़ी की बात कर ले तो ये जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार आपके 8 शास्त्रीय नृत्यों को जो है वो दर्जा दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि उस्ताद हस्सू खान ये जो आपके कौन से गायकी से संबंधित है। तो देखिए उस्ताद हस्सू खान की बात कर ले तो ये आपके ख्याल गायक से संबंधित है। तो ख्याल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा उस्ताद हस्सू खान कौन से घराने से संबंधित है, तो ये आपके ग्वालियर घराने से संबंधित है। इसके अलावा अगर ग्वालियर घराने की बात कर ले तो ग्वालियर घराने का जो उद्भव है ना, ये आपके मुगल साम्राज्य के समय हुआ था। और इसमें ग्वालियर घराने में जो आपके कौन कौन से आ जाते हैं, तो देखिए नाथन खान, नाथन पीर बख्श और उनके उनके पोते जो है हड्डू हस्सू और नथु खान, ये सभी जो है आपके ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात जो है ये क्या रहा था। तो आप देख सकते हैं कि 2011 की जनगणना से जो है आपके लगातार कितने प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो देखिए लिंगानुपात की बात कर ले तो देखिए प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है ना, उसे जो है लिंगानुपात कहा जाता है। और 2011 की जनगणना में भारत का जो लिंगानुपात रहा था ना, ये आपका 943 रहा था। तो 943 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अबुआ आवास योजना ये जो आपका किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये भी आपका जो है रिपीटेड प्रश्न है, ये भी आपका जो है प्रीवियस शिफ्टों में आपसे पूछा गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है सारे वीडियो को जो है वो देख सकते हैं। आपको मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप वो प्लेलिस्ट देख लेते हैं ना, तो आपको जो है 15 नंबर जो आप इजीली जो है एग्जाम में ऐसे ही ले आओगे। तो आप जो है प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। तो देखिए 2023 में अबुआ आवास योजना जो है ये आपका झारखंड सरकार के द्वारा जो इसे शुरू किया गया है। तो झारखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना ये जो है कब हुआ था। तो देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना जो है ये आपका 14 अगस्त 1862 को हुआ था। तो 14 अगस्त 1862 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि 1862 में जो है आपके 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना जो है वो किया गया था। कौन कौन से 3 उच्च न्यायालय, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये आपके 1862 में ही किया गया था। और किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, अगर ये एग्जाम में पूछा तो ये आपके 1861 के जो है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के द्वारा जो है इसकी स्थापना जो है वो किया गया था।
इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है ये कौन सा है। तो देखिए भारत का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है ना, ये आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ना, ये आपका 1 जुलाई 1862 को जो है वो किया गया था। इसके बाद जो आपका मद्रास का अगर पूछा जाए तो देखिए मद्रास उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ना, ये आपके 15 अगस्त 1862 को जो है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि आपका जो है कर्नाटक में नए वर्ष के रूप में जो नए वर्ष के उपलक्ष्य में जो है कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो देखिए कर्नाटक में नए वर्ष के उपलक्ष्य में जो है ये आपका उगादी त्यौहार मनाया जाता है। तो उगादी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो है अवधि क्या रहा था। तो देखिए भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है ना, ये आपके 1997 से लेकर जो है 2002 तक रहा था। तो 1997 से 2002 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो आपका लक्षित विकास दर रखा गया था ना, ये आपका 6.5% रखा गया था। लेकिन जो आपका वास्तविक में जो आपका जो प्राप्त किया गया था वो आपका मात्र 5.4% ही जो है वो प्राप्त किया गया था। यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो आपका असफल रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना से आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ये आपके 1951 से 56 तक रहा था। दूसरी का 56 से 61 तक, तीसरी का आपका 61 से 66 तक, फोर्थ आपका जो है 1969 से 74 तक रहा था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है मात्र आपके 4 वर्षों का रहा था। तो देखिए ये जो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना था ना, ये मात्र आपका 4 वर्षों का रहा था, जो कि आपका 1974 से लेकर जो है 1978 तक रहा था। इसके बाद जो आपका रोलिंग प्लान आ गया था, जो कि आपका 1978 से 80 तक रहा था। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है ये आपका 1980 से 85 तक रहा था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है ये आपका 1985 से 90 तक रहा था। 8वीं का 1992 से 97 तक। इसके अलावा 10वीं की बात कर ले तो 2002 से आपका 7 तक रहा था। 11वीं का जो है आपका 2007 से 12 तक, और 12वीं का एग्जाम में पूछा जाता 2012 से लेकर जो है 17 तक जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो है अवधि रहा था। और सबसे जो अंतिम पंचवर्षीय योजना रहा था ना, वो आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना ही जो है वो रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा जो है इनमें से कौन से राज्य के साथ जो है सीमा नहीं लगता है। तो देखिए बांग्लादेश के साथ जो है भारत के टोटल आपके 5 राज्यों की सीमा जो है वो लगती है। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला आपका असम, सेकंड आपका पश्चिम बंगाल, थर्ड आपका मिजोरम, फोर्थ आपका मेघालय और फिफ्थ आपका त्रिपुरा। ये 5 राज्यों से जो है सीमा टच करता है। इसके अलावा जो ऑप्शन आपका दिया गया था ना, वो सिक्किम दिया गया था। तो देखिए सिक्किम राज्य से जो है बांग्लादेश की सीमा जो है वो टच नहीं करता है। तो सिक्किम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी के जो अध्यक्ष है ना, ये कौन है। तो देखिए वर्तमान में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो अध्यक्ष है ना, ये आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2023 में, क्वेश्चन इस प्रकार से था कि 2023 में महाराष्ट्र के जो है उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए 2023 में जो आपके महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री है ना, ये अजीत पवार बने हैं। तो अजीत पवार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है दूसरे उप मुख्यमंत्री जो है वो बनाए गए हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 2022 में जो आपके उप मुख्यमंत्री बने थे वो आपके जो है देवेंद्र फडणवीस जो है वो बने थे। और देवेंद्र फडणवीस जो है अभी भी जो है ये आपके वर्तमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपका पूछा गया था कि 2023 में जो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन बने थे। तो ये आपके अजीत पवार बने थे। तो अजीत पवार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मेहरगढ़ सभ्यता ये जो है लगभग कितने वर्ष पुरानी है। तो देखिए मेहरगढ़ सभ्यता की बात कर ले तो ये जो आपका लगभग 7000 ईसा पूर्व वर्ष जो है वो पुराना है। तो 7000 ईसा पूर्व आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो देखिए बिहू की बात कर ले तो ये जो आपका असम राज्य का जो है एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बिहू है ना, ये असम राज्य का एक लोक नृत्य भी है और एक महत्वपूर्ण त्यौहार भी है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि आपके जो बिहू त्यौहार है ना, ये असम में कितने प्रकार से जो है ये मनाए जाते हैं।
यानी असम में बिहू जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए आपके जो बिहू होते हैं ना, ये आपके 3 त्योहारों का एक समूह है, जिसे आपका पहला जो है ये आपका रोगाली बिहू या फिर बोहाग बिहू के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, और ये आपका अप्रैल महीने में जो इसे मनाया जाता है। सेकंड आपका कोंगाली या फिर इसे जो है कटी बिहू के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, और ये जो आपका अक्टूबर महीने में जो है इस बिहू को जो है वो मनाया जाता है। थर्ड आपका भोगाली बिहू, जिसे माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो बिहू है ना, ये आपके जनवरी महीने में जो है इस बिहू को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विशु निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है प्रसिद्ध त्योहार है? तो देखिए विशु की बात कर ले तो ये जो आपका केरल राज्य का जो है एक प्रसिद्ध त्योहार है, तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा केरल राज्य की अगर शास्त्रीय नृत्य की बात कर ले तो देखिए मोहिनीअट्टम और कथकली, ये जो आपका केरल राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 क्रिकेट विश्व कप, इसका जो विजेता देश है ना, ये कौन सा रहा था? तो देखिए 2011 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप का जो विजेता देश रहा था ना, ये आपका भारत देश रहा था, तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत जो है अब तक ओडीआई विश्व कप जो है ये आपका 2 बार जो है वो जीत चुका है। पहली बार जो ये आपका 1983 विश्व कप जीता था, और सेकंड जो आपका 2011 का विश्व कप जो वो जीता था। और 2011 में जो भारत के कप्तान थे ना, ये आपके MS धोनी थे, और 1983 में जो भारत के कप्तान थे ये आपके कपिल देव थे। इसके अलावा बात कर ले वेस्ट इंडीज जो है ये कब कब जीता था, तो देखिए वेस्ट इंडीज जो अब तक 2 बार जो है विश्व कप का जो खिताब है वो जीत चुका है। 1975 और 1979 में जो है वेस्ट इंडीज टीम ने जीता था, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और इससे प्रीवियस शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि 2011 का जो ओडीआई विश्व कप हुआ था ना, ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो देखिए 2011 का जो ओडीआई विश्व कप है ना, ये आपके 3 देशों में संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, और वो 3 देश कौन कौन से थे? तो पहला तो आपका इंडिया हो गया, सेकंड आपका जो है श्रीलंका देश में, और थर्ड आपका बांग्लादेश में जो है आपका आयोजित किया गया था। तो ये 3 देशों में जो है संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इसके अलावा अगर 2023 के विश्व कप की बात कर ले तो देखिए 2023 का जो ओडीआई विश्व कप है ना, ये आपका भारत देश में आयोजित किया गया है, और इसका जो विजेता टीम रहा है वो आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा है, और उप विजेता जो देश रहा है ये आपका भारत देश रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ओडीआई विश्व कप में सबसे सफल जो टीम रहा है ना, वो आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा है। ओडीआई विश्व कप का जो अब तक ऑस्ट्रेलिया देश है ये 6 बार जो वो खिताब जीत चुका है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि 2023 में जो ऑस्ट्रेलिया विश्व कप जीता है उसमें ऑस्ट्रेलिया टीम के जो है कप्तान कौन रहे थे? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया टीम के जो कप्तान थे ना, ये आपके पैट कमिंस थे। नेक्स्ट वहीं अगर भारत की कप्तान की बात कर ले तो देखिए 2023 में भारत के जो कप्तान रहे थे ना, ये आपके रोहित शर्मा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत में फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष की जो शुरुआत है ना, ये कब से होती है? तो देखिए भारत में वित्तीय वर्ष की जो शुरुआत है ना, ये आपका 1 अप्रैल से जो वो शुरू होता है, और 31 मार्च को जो ये आपका समाप्त होता है, तो 1 अप्रैल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2018 में मणिपुरी नृत्य के लिए जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से जो है ये किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए 2018 में मणिपुरी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से जो है ये अक्खम लक्ष्मी देवी को जो वो सम्मानित किया गया है, तो अक्खम लक्ष्मी देवी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि किस पंचवर्षीय योजना को जो है महालनोबिस योजना के नाम से भी जो वो जाना जाता है? तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका अवधि जो लेकर 1956 से लेकर जो है 1961 तक रहा था, और ये जो आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना था ना, ये आपके PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर पहली पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो ये आपका 1951 से लेकर 56 तक रहा था, और ये जो आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। वहीं अगर तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ना, ये आपका 1961 से लेकर 66 तक रहा था, और ये जो आपका गॉडगिल योजना के नाम से जो है इस पंचवर्षीय योजना को जो वो जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 1951 की जनगणना, ये जो है कौन से नंबर की जनगणना थी। यहाँ पे माफ कर दीजिएगा, गलती से यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। देखिए 1951 की जो जनगणना था ना, ये आपकी 9वीं जनगणना थी। तो 9वीं जनगणना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर क्वेश्चन में अगर ये रहे कि 1951 की जो जनगणना था ना, नियमित तौर पर ये जो है कितने नंबर की जनगणना थी, तो देखिए अगर नियमित तौर पर पूछा जाए ना, तो ये जो आपका 8वीं जनगणना था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले भारत में पहला जो जनगणना ये कब हुआ था, तो देखिए भारत में जो पहली जनगणना है ना, ये आपके 1872 में हुआ था। और किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था, तो ये जो आपका मेयो के शासनकाल में आयोजित किया गया था। लेकिन पहला जो आपका समकालीन जो जनगणना, यानी पहला जो आपका नियमित जो जनगणना हुआ था ना, ये आपका वर्ष 1881 में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये जो आपका रिपन के शासनकाल में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर 2011 की जनगणना की बात कर ले, तो देखिए 2011 की जो जनगणना था ये आपका 15वीं जनगणना था। और स्वतंत्रता के बाद अगर पूछा जाए कि कितने नंबर की जनगणना था, तो देखिए स्वतंत्रता के बाद जो है ये आपका 7वीं जनगणना था। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और बनता है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस वर्ष के बाद जनगणना का जो आयोजन है ना, ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा जो है वो कराया जाता है। तो देखिए 1949 के बाद जनगणना का जो आयोजन है ना, ये इनके द्वारा जो है वो करवाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि एलबीडब्ल्यू का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए एलबीडब्ल्यू की बात कर ले, तो ये जो आपका एक क्रिकेट का जो वो टर्म है, और ये जो आपका इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, वो आपका लेग बिफोर विकेट होता है। तो लेग बिफोर विकेट आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए एलबीडब्ल्यू होता क्या है, तो देखिए जब क्रिकेट में बॉलर गेंदबाजी करता है, तो अगर बैट्समैन का बैट में बॉल टच नहीं होता है और बैट्समैन अगर विकेट के सामने उसके अगर पैड पे लग जाए ना, तो वो जो है एलबीडब्ल्यू जो वो करार दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए मौलिक अधिकार की बात कर ले, तो देखिए ये जो आपका संपत्ति का अधिकार है ना, ये अब मौलिक अधिकार की सूची से जो है इसे हटा दिया गया है। देखिए मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में, यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो रहा था ना, उस समय जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी ना, वो आपका 7 था। और उस समय जो आपका संपत्ति का अधिकार था ना, ये भी आपका मौलिक अधिकार की सूची में रखा गया था, जिसे अनुच्छेद 31 में जो वो रखा गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 1978 में हुआ था, और इसमें संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की सूची से जो वो हटा दिया गया था। और वर्तमान में जो आपका संपत्ति का अधिकार है, ये आपके अनुच्छेद 301 के तहत जो है इसे कानूनी अधिकार जो है वो बना दिया गया है। तो वर्तमान में आपका संपत्ति का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और वर्तमान में जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, और वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो देखिए समानता का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक आ जाता है। सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक आ जाता है। थर्ड आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक है। फोर्थ आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक है। फिफ्थ आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और सिक्स्थ आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 32 में है। तो ये आपके वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक व्यक्ति जो है एक समय में अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल जो है वो बन सकता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया गया था कि 2 या 2 अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल बन सकता है, या फिर 2 से कम राज्यों के लिए राज्यपाल बन सकता है, या फिर 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, या फिर 1 से कम राज्यों का जो है वो राज्यपाल बन सकता है। तो ये जो आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1956 में जो आपका 7वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ था ना, उसके द्वारा आपका ये हुआ था कि एक ही व्यक्ति को जो है 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में जो है वो नियुक्त किया जा सकता है। यानी भारतीय संविधान के अनुसार एक समय में एक व्यक्ति जो है अधिकतम कितने भी राज्यों का राज्यपाल जो है वो हो सकता है। यानी इसकी अधिकतम संख्या जो है वो निश्चित जो है वो नहीं की गई है। तो आपके ऑप्शन में जो ये था ना कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल जो है
वो नियुक्त किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है ना, ये किस लिपि में लिखे गए थे। यहाँ पे भाषा नहीं पूछा गया था। तो देखिए अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है ना, ये आपके ब्राह्मी लिपि में जो वो लिखे गए थे। तो ब्राह्मी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि शतरंज खेल का जो आविष्कार है ना, ये किस देश में हुआ था। तो देखिए शतरंज, जिसे आप चेस इंग्लिश में कहते हैं, इसका जो आविष्कार है ना, ये 7वीं शताब्दी में किया गया था और इस समय जो इसका नाम था ना, वो चतुरंग था। तो और इसका जो आविष्कार है ये आपका भारत देश में हुआ था। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले आधुनिक शतरंज के जनक के रूप में जो ये किसे जाना जाता है। तो देखिए आधुनिक शतरंज के जनक के रूप में जो है ये आपके विलियम अस्टिनिज को जो है ये जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मौर्य साम्राज्य से पहले किसने शासन किया था। तो देखिए मौर्य साम्राज्य से पहले जो आपका मगध पर शासन था ना, ये आपका नंद वंश का शासन रहा था। तो नंद वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले नंद वंश की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए नंद वंश की जो स्थापना है ना, ये आपके महापद्मानंद जी के द्वारा जो है वो किया गया था। और इसकी जो स्थापना है वो कब किया गया था। तो देखिए महापद्मानंद के द्वारा 343 ईसा पूर्व में जो है इसकी स्थापना जो है वो किया गया था। और नंद वंश का शासन काल ये जो है कब से कब तक रहा था। तो ये आपका 343 ईसा पूर्व से लेकर जो है 321 ईसा पूर्व तक रहा था। इसके अलावा बात कर ले नंद वंश के अंतिम राजा यानी शासक जो है वो कौन रहे थे। तो देखिए नंद वंश के जो अंतिम शासक थे ना, ये आपके धनानंद रहे थे। और इन्हीं को हराकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है 322 ईसा पूर्व में किए थे। और मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था अगर ये पूछा जाए तो देखिए मौर्य वंश के बाद जो है ये आपका शुंग वंश आया था। और इसकी जो स्थापना है ना, ये आपके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री जो है ये कौन है। तो देखिए वर्तमान में भारत के जो आपके नागरिक उड्डयन मंत्री है ना, ये आपके ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हैं। तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले नागरिक उड्डयन मंत्री के वर्तमान में सचिव कौन है, तो ये आपके श्री उमलुनमंग वोलनम है, ठीक है। और महानिदेशक कौन है, तो ये आपके विक्रम देवदत्त हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस योजना को जो है रोलिंग प्लान के नाम से जो है रोलिंग प्लान जो है वो कहा जाता है। तो देखिए ये जो आपका छठी पंचवर्षीय योजना था ना, इसे जो रोलिंग प्लान जो है वो कहा जाता है। तो छठी पंचवर्षीय योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन ये रहा कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद जो है आपका रोलिंग प्लान आया था, तो देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है आपका रोलिंग प्लान आया था। और रोलिंग प्लान का जो अवधि रहा था ये कितने वर्षों का रहा था। तो देखिए रोलिंग प्लान का जो अवधि है ना, ये आपका 202 वर्षों का रहा था। और ये कब से कब तक रहा था, तो 1978 से लेकर जो है ये आपका 1980 तक रहा था। और ये जो आपका रोलिंग प्लान है ना, ये आपके जनता पार्टी सरकार के द्वारा जो वो लाया गया था। और बाद में जो आपका इसकी जो सत्ता में आने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है इस योजना को फिर से जो है वो खारिज कर दिया था। और एक नई छठी योजना जो है वो आपका बनाया गया था। और छठी जो पंचवर्षीय योजना का जो अवधि रहा था ये आपका 1980 से लेकर जो है ये आपका 85 तक रहा था। इसके अलावा रोलिंग प्लान की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो ये आपके गुन्नार मर्डर के द्वारा जो है ये आपका गढ़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में। क्वेश्चन आया था कि असद अली खान का संबंध किस वाद्यंत्र से है। तो देखिए असद अली खान की बात कर ले तो ये जो आपके रुद्र वीणा से संबंधित थे। तो रुद्र वीणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इनके अगर पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए असद अली खान को 2008 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से और 1977 में जो इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किस साम्राज्य की स्थापना जो है वो किया गया था। तो देखिए 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वो किया गया था। तो मौर्य साम्राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले मौर्य वंश का जो शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो देखिए मौर्य वंश का जो शासनकाल है ना, ये आपके 321 ईसा पूर्व से लेकर जो है 185 ईसा पूर्व तक रहा था। और मौर्य वंश की जो है राजधानी क्या रही थी। तो देखिए मौर्य वंश की जो राजधानी रहा था ना, ये पाटलिपुत्र रहा था।
इसके अलावा इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य के जो है पोते का नाम यानी जो है ग्रैंडसन का नाम जो है वो पूछा गया था। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के जो पोते थे ना ये आपके सम्राट अशोक थे। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम अगर पूछा जाए तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे ना ये आपके बिंदुसार थे और ये जो आपके मौर्य वंश के जो है ये दूसरे शासक थे जिनका कार्यकाल जो है 298 ईसा पूर्व से लेकर जो है 272 ईसा पूर्व तक रहा था। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक के बारे में पूछा जाए तो ये आपके सम्राट अशोक थे। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश था। तो देखिए मौर्य वंश से पहले जो है ये नंद वंश था और नंद वंश की जो स्थापना है ना ये आपके महापद्मानंद के द्वारा जो है वो किया गया था और नंद वंश का जो शासन काल रहा था ये आपका 343 ईसा पूर्व से लेकर जो है 321 ईसा पूर्व तक रहा था। इसके अलावा बात कर ले नंद वंश के अंतिम राजा कौन थे। तो देखिए नंद वंश के जो अंतिम शासक थे ना ये आपके धनानंद थे जिसको हराकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वो किए थे। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न बनता है कि मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा वंश आया था। तो देखिए मौर्य साम्राज्य के बाद जो है आपका शुंग वंश आया था और मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे ना ये आपके बृहदत्त थे और बृहदत्त की हत्या जो ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है बृहदत्त की हत्या करके जो है शुंग वंश की स्थापना जो है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इनमें से किस नृत्यांगना को जो है सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाली जो नृत्यांगना है ये आपके सोनल मानसिंह है। तो सोनल मानसिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और सोनल मानसिंह को जो है पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। तो इन्हें जो 1992 में जो है सबसे कम उम्र में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा बात कर ले सोनल मानसिंह ये जो आपका किस नृत्य से संबंधित है। तो ये आपका भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सोनल मानसिंह ही जो है 2003 में जो है ये पद्म विभूषण पाने वाली भी जो है सबसे कम उम्र की व्यक्ति है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था ना वो आपका बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ जो है तेजी से औद्योगिकरण करना था। तो देखिए दूसरी जो पंचवर्षीय योजना था ना इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये आपका बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ जो है तेजी से औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर भी था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था। तो ये आपका 1956 से लेकर 1961 तक रहा था। और ये जो आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना था ना ये आपके पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और इसमें जो आपका विकास का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो आपका 4.50% निर्धारित किया गया था, लेकिन वास्तविक जो आपका लक्ष्य हासिल किया गया था तो ये आपका 4.27% जो है वो आपका हासिल किया गया था। यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना जो रहा था वो आपका असफल रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या में जो है वृद्धि प्रतिशत जो है ये कितना रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2001 से लेकर 2011 के दशक में जो आपका जनसंख्या का जो वृद्धि दर रहा था ना भारत में वो आपका 17.7% रहा था, जिसमें अगर हिंदू की बात कर ले तो हिंदू जनसंख्या का जो आपका दशकीय वृद्धि दर रहा था ना ये आपका 16.8% रहा था। तो 16.8% आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर मुस्लिम की बात कर ले तो मुस्लिम जो ये आपका 24.6% जो है ये दशकीय वृद्धि दर रहा था, जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर। वहीं अगर ईसाई धर्म की बात कर ले तो ये आपका 15.5% रहा था। सिख धर्म जो आपका 8.4% रहा था और बौद्ध धर्म जो ये आपका 6.1% और जैन जो आपका 5.4% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस धार्मिक समुदायों की जो जनसंख्या वृद्धि दर है ना वो सबसे अधिक रहा था। तो देखिए ये जो आपका मुस्लिम धर्म था ना इसका जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे अधिक रहा था जो कि 24.6% रहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पहली पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य है ना, ये कितना निर्धारित किया गया था। तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो ये जो आपका 1951 से 1956 की अवधि तक चला था और इसमें जो आपका लक्ष्य निर्धारित किया गया था ना, वो आपका 2.1% जो वो लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इसमें जो आपका वास्तविक जो वृद्धि हुआ था ना, वो आपका 3.6% हुआ था। तो 2.1% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पहली जो पंचवर्षीय योजना था ना, ये आपके हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है आपके भारत में आर्थिक विकास पर जो वो जोर दिया गया था और सबसे ज़्यादा जो आपका जोर है ना, ये आपके कृषि क्षेत्र पर जो है इसमें जो वो केंद्रित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पोंगल जो कि आपका तमिलनाडु में 4 दिवसीय त्यौहार है और ये जो आपका किस फसल के कटाई के दौरान जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। तो देखिए पोंगल की सबसे पहले बात कर ले तो ये जो आपका तमिलनाडु का एक त्यौहार है जो कि मकर संक्रांति का दूसरा नाम है और ये जो आपका 4 दिवसीय उत्सव है और ये जो आपका किसके फसल की कटाई के दौरान मनाया जाता है। तो ये आपके चावल की फसल के दौरान जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। तो चावल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2018 एशियाई खेलों में जो है भारत के उद्घाटन समारोह में जो है ध्वजवाहक जो है ये कौन रहे थे। तो देखिए 2018 के एशियाई खेल की बात कर ले तो ये जो आपका इंडोनेशिया के जकार्ता और पोलेमबर्ग शहर में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के तरफ से जो आपके उद्घाटन समारोह में जो आपके ध्वजवाहक रहे थे ना, ये आपके नीरज चोपड़ा रहे थे। वहीं समापन समारोह में जो ध्वजवाहक रही थी ये रानी रामपाल रही थी। तो आपका जो है उद्घाटन समारोह का पूछा गया था तो नीरज चोपड़ा आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले 2018 एशियाई खेल में भारत जो है कौन से पायदान पर और कितने मेडल जो है वो हासिल किया था। तो देखिए भारत जो है आपका 8वें पायदान पे रहा था और इसमें भारत जो है टोटल 70 पदक जो है वो जीते थे, जिसमें 16 जो है वो 16 जो वो गोल्ड मेडल जीता गया था, 23 जो वो सिल्वर मेडल जीता गया था और 31 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2022 अगर एशियाई गेम्स की बात कर ले तो देखिए 2022 का जो एशियन गेम्स है ये आपका कोविड-19 की वजह से 2023 में आयोजित किया गया था, जो कि आपका 19वां संस्करण था और ये जो आपका हांगझाऊ चीन में आयोजित किया गया था, जिसमें अगर ध्वजवाहक की बात कर ले तो देखिए ये जो आपके उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक रहे थे ना, ये आपके हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोर्गोहेन रही थी। वहीं समापन समारोह के जो ध्वजवाहक रहे थे ये आपके PR श्रीजेश रहे थे। वहीं अगर भारत की पदक तालिका की बात कर ले तो इसमें जो है भारत 107 पदक जीता था, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल था। जो और भारत के पायदान की बात कर ले तो भारत जो इसमें चौथे पायदान पे रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मौलिक अधिकार आत्म दोषारोपण के संबंध में जो है कौन सा अधिकार देता है। तो देखिए आत्म दोषारोपण से संबंधित आपका अनुच्छेद कौन सा है। तो देखिए अनुच्छेद 20 में आपका बताया गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करना, ये जो आपका अनुच्छेद 20 में बताया गया है। और अनुच्छेद 20 जो है ये आपका एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है तो ये आपके स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। और स्वतंत्रता का अधिकार ये जो आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तो अगर ऑप्शन में आपका स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था तो स्वतंत्रता का अधिकार आपका करेक्ट आंसर होगा। और वर्तमान में जो आपके 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो पहला आपका समानता का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक है। सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक है। थर्ड आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक है। फोर्थ आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक है। फिफ्थ आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 29 और 30 में है। सिक्स्थ आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 32 में जो ये आपका वर्णित है। तो ये आपके वर्तमान में जो है आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जनगणना में लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो को जो है किस प्रकार से निकाला जाता है। तो देखिए जनगणना में आपका जो लिंगानुपात है ना, वो आपका प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जितनी भी संख्या होती है ना, उसे जो है लिंगानुपात जो है वो कहा जाता है। तो प्रति 1000 पुरुष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना रहा था। तो देखिए भारत का जो लिंगानुपात है ना, ये आपका 943 रहा था। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या थी ना, वो आपका 943 था। और सबसे लिंगानुपात वाला राज्य अगर
पूछा जाए तो देखिए सबसे लिंगानुपात वाला जो राज्य रहा था ना ये आपका केरल राज्य रहा था, और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका हरियाणा राज्य का रहा था। हरियाणा का जो लिंगानुपात है ना ये आपका 879 रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहा था कि 1771 में कौन सा बैंक स्थापित किया गया था। तो देखिए 1771 में जो है ये आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थापित किया गया था, जो कि भारत का पहला जो है ये बैंक था। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निर्वाचन आयोग ये जो है किस प्रकार का एक निकाय है। तो देखिए निर्वाचन आयोग की बात कर ले तो ये जो आपका एक संवैधानिक निकाय है, तो संवैधानिक निकाय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु इज द न्यू डेप्यूटी NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार जो है ये आपके कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो आपके नए बनाए गए हैं ये आपके पंकज कुमार सिंह को जो है वो बनाया गया है। तो पंकज कुमार सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले वर्तमान में अगर आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष पूछा जाए तो देखिए वर्तमान में जो आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है ना ये आपके अजीत डोभाल हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। उप सुरक्षा सलाहकार पूछा गया था इसलिए आपके पंकज जो है वो करेक्ट आंसर होगा, यानी पंकज कुमार सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2023 में लक्ष्मी योजना जो है ये किस राज्य के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। तो देखिए 2023 में लक्ष्मी जो योजना है ना ये आपके उड़ीसा राज्य के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है, और इस योजना के अंतर्गत जो है ये आपके ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सस्ती बस सेवा जो है वो प्रदान की जाती है। तो उड़ीसा सरकार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसी से मिलता जुलता एक और आपका नाम है कि लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में। तो देखिए लाडली लक्ष्मी योजना ये जो आपका 2023 में जो 2.0 है ना ये आपके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो वो शुरू किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रेसलिंग यानी कुश्ती में जो है ये 3 अंक कब दिए जाते हैं। तो देखिए 3 अंक जो है ये आपका कब दिया जाता है। तो देखिए यदि कोई एक खिलाड़ी अपनी कमर के स्तर से ऊपर उठाते हुए जो है विरोधी को नीचे लाने में सक्षम होता है और खड़े रहते हुए टेक डाउन पूरा करने से पहले जो है अपने विरोधी को उनकी पीठ पर नीचे लाते हुए जो है अगर ये अधिकता वाला टेक डाउन करता है तो इस प्रक्रिया में जो है वो 3 अंक जो है वो दिए जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। था कि अंबुबाची मेला किस राज्य का त्योहार है या फिर किस राज्य में लगता है। तो देखिए अंबुबाची मेला की बात कर ले तो ये जो आपका असम राज्य का एक त्योहार है। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि अंबुबाची जो मेला है ना ये असम में किस मंदिर में लगता है। तो देखिए अंबुबाची का जो मेला है ना ये आपका असम में कामाख्या मंदिर में लगता है, और ये जो आपका किस महीने में मनाया जाता है। तो ये जो आपका जून के महीने में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा असम राज्य के अन्य मेले और त्यौहार की बात कर ले तो देखिए बिहू फेस्टिवल, मेदम मेफी फेस्टिवल, माजुली फेस्टिवल, देहिंग पटकाई फेस्टिवल, काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल और अली ए लिंगंग फेस्टिवल, ये सभी जो त्यौहार और मेले हैं ना ये आपके असम राज्य के त्यौहार और मेले हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अन्य राज्य के अगर त्यौहार की बात कर ले जैसे कि मिजोरम राज्य के एग्जाम में पूछा जाता है तो देखिए चापचर कुट महोत्सव, मीम कुट महोत्सव और पावल कुट महोत्सव, ये सभी जो आपके त्यौहार है ना ये आपके मिजोरम राज्य के हैं। वहीं अगर सिक्किम की बात कर ले तो देखिए सागा दावा, पांग लहाबसोल, लोसुंग या सोनम लोसार, ये सभी जो त्यौहार है ना ये आपके सिक्किम राज्य में मनाए जाते हैं। इसके अलावा अगर गुजरात की बात कर ले तो देखिए मोढेरा नृत्य महोत्सव, नवरात्रि, माधवराई मेला, रवेची मेला और वोधा मेला, ये सभी जो आपके मेले और त्यौहार है ना ये आपके गुजरात राज्य के हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न था जिसमें पहला ऑप्शन आपका दिया गया था कि सैफाली वर्मा का जो संबंध है ना ये क्रिकेट से है, और सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया था कि सुशील कुमार का जो संबंध है ना ये आपका कुश्ती से है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है ना ये आपके सही दिए गए हैं, क्योंकि सैफाली वर्मा का जो संबंध है ये आपका क्रिकेट से है और सुशील कुमार भी जो आपके संबंधित है ये आपके कुश्ती से हैं। तो दोनों ऑप्शन ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर महिला क्रिकेटर की बात कर ले तो इससे पहले जो आपका अंजुम चोपड़ा के बारे में पूछा गया था। तो देखिए अंजुम चोपड़ा का भी जो संबंध है ना ये आपके महिला क्रिकेटर यानी क्रिकेट खेल से है। इसके अलावा जो आपका इससे पहले प्रश्न पूछा गया था
मिताली राज का संबंध ये जो है किससे है? तो देखिए मिताली राज का जो संबंध है ना ये आपका क्रिकेट से ही है। इससे पहले आपका सानिया मिर्जा का बारे में भी पूछा गया था। तो देखिए सानिया मिर्जा का जो संबंध है ना ये आपके लॉन टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि संगम साहित्य की जो रचना है ना ये कहाँ पर हुई थी, या फिर संगम साहित्य का जो केंद्र था ना ये कहाँ पर था? तो देखिए अगर संगम साहित्य की बात कर ले तो ये जो आपका तमिल भाषा में 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 2री सदी के मध्य तक जो है ये आपका लिखा गया एक साहित्य है। और इसकी जो रचना और संग्रहण जो है ये आपके पांड्य शासकों के द्वारा मदुरै में आयोजित 3 संगम के दौरान जो है इसकी रचना जो है वो किया गया था। तो मदुरै आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि राष्ट्रीय खेल दिवस ये जो कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस की बात कर ले तो ये जो आपका प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो 29 अगस्त आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस ये जो है किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये जो आपके मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में जो है इस राष्ट्रीय खेल दिवस को जो है वो मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद ये जो आपके किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके हॉकी खेल से संबंधित है और इन्हें जो है हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न बनता है कि हॉकी का जादूगर ये जो है किसे कहा जाता है? तो ये आपके मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। इसके अलावा बात कर ले राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत ये जो है कब हुआ था, यानी पहला जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ना ये कब मनाया गया था? तो देखिए पहला जो राष्ट्रीय खेल है ना ये आपका 29 अगस्त 2012 को जो ये आपका मनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान जो है निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो देखिए अगर शकूर खान की बात कर ले तो ये जो आपके सारंगी वादक थे। तो सारंगी वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इनके घराने के बारे में पूछा जाए तो देखिए उस्ताद शकूर खान जो है ये आपके किराने घराने से संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मशहूर सारंगी वादक की बात कर ले तो देखिए पंडित राम नारायण जिन्हें 2005 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा सुल्तान खान, अब्दुल करीम खान, अब्दुल लतीफ़ खान, अहमद खान, गुलाब सबीर खान, गोपाल मिश्र, सबरी खान, उस्ताद बिंदा खान और रमेश मिश्रा, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके सारंगी वाद्य यंत्र से है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है? तो देखिए भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक के रूप में जो है ये आपके MS स्वामीनाथन जी को जो है वो जाना जाता है। तो MS स्वामीनाथन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है? तो देखिए विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपके नॉर्मन बोरलॉग को जो है वो जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि हरित क्रांति ये जो आपका किससे संबंधित है? तो देखिए हरित क्रांति जो है ये आपके खदानों के उत्पादन से संबंधित है। और खदानों के उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हरित क्रांति में वो कौन सी खदान में आपका हुआ था? तो ये आपका गेहूं और चावल की फसलों में जो है ये सबसे ज़्यादा जो है वो आपका वृद्धि हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत है ना ये आपका 1966 में हुआ था। और जब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री यानी नेता जो है वो कौन थे? तो देखिए ये जो आपका इसकी जो शुरुआत है ना हरित क्रांति की शुरुआत ये आपका लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में जो है इसकी शुरुआत जो है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपका 1960 में हुआ था। और किस देश से किया गया था? तो ये आपका मैक्सिको देश से किया गया था। तो इतने पॉइंट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि छठी पंचवर्षीय योजना ये जो आपका कब से कब तक चला था? तो देखिए छठी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा था ना ये आपका 1980 से लेकर जो है 1985 तक रहा था। तो 1980 से 85 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो देखिए इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ना वो गरीबी उन्मूलन और उच्च आर्थिक विकास पर था। और इसमें जो आपका लक्ष्य जो आपका निर्धारित किया गया था वो आपका 5.2% जो वो लक्ष्य विकास दर जो वो निर्धारित किया गया था। लेकिन वास्तविक जो विकास दर हुआ था ना वो आपका 5.7% हुआ था। यानी जो आपका छठी पंचवर्षीय योजना रहा था ना वो आपका सफल रहा था। और इसी छठी पंचवर्षीय योजना में जो है
है शिव रमन समिति की सिफारिश पर आपका जो है नाबार्ड की स्थापना जो है वो किया गया था। और नाबार्ड की स्थापना जो ये कब हुआ था, तो ये आपका 1982 में किया गया था। और नाबार्ड का एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो देखिए नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आर्य समाज की स्थापना ये जो है किसने की थी। तो देखिए आर्य समाज की जो स्थापना है ना, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 10 अप्रैल 1875 को जो है मुंबई में किया गया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आपका करेक्ट आंसर होगा। कुछ बच्चों ने बताया कि ब्रह्म समाज के बारे में पूछा गया था, तो देखिए ब्रह्म समाज की बात कर ले तो ये जो आपका 1928 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था। सॉरी 1928 नहीं, यहाँ पे 1828 कर लीजिएगा। 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो किया गया था। इसके अलावा आत्मीय सभा की बात कर ले तो देखिए आत्मीय सभा की जो स्थापना है ना, ये आपके 1815 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ही जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 39A की बात कर ले तो ये आपका समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। तो समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 39A की बात कर ले तो ये जो आपका DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और DPSP का जो उल्लेख है ये किस भाग और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो देखिए DPSP का जो उल्लेख है ना, ये आपके भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है इसका उल्लेख किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और DPSP का प्रावधान ये जो है किस देश से लिया गया है। तो देखिए DPSP का जो विचार है ना, ये आपके आयरिश संविधान यानी आयरलैंड देश के संविधान से जो है इसे अडॉप्ट किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जब क्रिकेट में बॉलर जब बॉल फेंकता है और बॉल जो है बैट को लगे बिना अगर कीपर के पीछे से बाउंड्री को छू लेता है तो उसे जो है वो क्या कहा जाता है। तो देखिए जब भी बॉलर अगर बॉल फेंकता है और बैट्समैन को टच नहीं होता बैट में, तो अगर कीपर से छूट भी जाता है और बाउंड्री चला जाता है तो उसे जो आपका लेग बाई का रन जो है वो कहा जाता है। तो लेग बाई का रन अगर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपका शरीर में भी टच हो जाता ना बैट्समैन का तो लेग बाई का रन होता। अगर शरीर में टच ना हो और बैट में भी टच ना होना तो उसे फिर आपका बाई का रन जो है वो कहा जाता है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से पूछा गया था। मैंने दोनों ही जो है आपको आंसर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्तमान में DGCA के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो आपके DGCA के जो अध्यक्ष हैं ना, ये आपके विक्रमदेव दत्त हैं। तो विक्रमदेव दत्त आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा DGCA का अगर फुल फॉर्म की बात कर ले तो देखिए DGCA का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपके डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो आपका मुख्यालय है ना, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा आप कमेंट करके बताइएगा कि DGCA की जो स्थापना है ना ये कब किया गया था। ये जो आप कमेंट करके जो है वो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आपका जो है वित्त आयोग से आया था कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा और कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा जो है आपके टोटल 4 सदस्य होते हैं। तो 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वह तत्व जो आवर्त सारणी में P ब्लॉक का सदस्य नहीं है। तो देखिए अगर P ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात कर ले तो देखिए 13वें समूह से लेकर 18वें समूह तक जो आपके आते हैं ना तत्व, वो आपके जो है आपके P ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। बस आपका जो एक हीलियम एक ऐसा तत्व है ना जो ये आपका P ब्लॉक के अंतर्गत नहीं आता है। तो 13वें से 18वें समूह के अंतर्गत सिर्फ आपका हीलियम को छोड़कर जितने भी तत्व आते हैं ना वो आपके P ब्लॉक के सदस्य होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके ऑप्शन में जो है क्या क्या दिया गया था। तो देखिए आयोडीन दिया गया था। तो देखिए आयोडीन तो ये आपका P ब्लॉक का सदस्य होता है। इसके अलावा आपका फॉस्फोरस दिया गया था। तो देखिए फॉस्फोरस भी जो है आपका P ब्लॉक का सदस्य होता है। एक आपका जो है मैग्नीशियम दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका Mg यानी मैग्नीशियम है ना, ये आपका P ब्लॉक का सदस्य नहीं होता है। तो मैग्नीशियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रुप 13 को जो है कौन सा फैमिली कहा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ग्रुप 13 के जो तत्व होते हैं ना उसे जो आपका बोरोन फैमिली कहा जाता है। 14वें ग्रुप को जो है ये आपका कार्बन फैमिली जो है वो कहा जाता है।
15वें ग्रुप को जो आपका नाइट्रोजन ग्रुप कहा जाता है, 16वें ग्रुप को जो आपका चैल्कोजेंस ग्रुप कहा जाता है और 17वें ग्रुप को जो आपका हैलोजन ग्रुप जो है वो कहा जाता है और 18वें ग्रुप को जो है आपका नोबल गैस यानी अक्रिय गैस जो है वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जनसंख्या के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे बड़ा धर्म जो आपसे पूछा गया था, जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका बौद्ध दिया गया था, एक आपका जो है सिख दिया गया था, एक आपका जो है ईसाई दिया गया था और एक आपका जैन जो है वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा जो धर्म रहा था ना वो आपका हिंदू धर्म रहा था। हिंदू धर्म का जो प्रतिशत है वो आपका 79.8% रहा था। दूसरे स्थान पे जो आपका मुस्लिम धर्म रहा था जो कि आपका 14.2% रहा था। तीसरे स्थान पे जो आपका ईसाई धर्म, चौथे स्थान पे आपका सिख धर्म, पांचवें स्थान पे आपका बौद्ध धर्म और छठे स्थान पे जो है ये आपका जैन धर्म। ये जो आपके 6 प्रमुख धर्म जो है 2011 की जनगणना में रहे थे। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ईसाई धर्म जो है ये सबसे बड़ा धर्म था, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो ईसाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य में जो है हाथों की मुद्राओं की व्याख्या के लिए ग्रंथ हस्तलक्षण दीपिका पर आधारित है। तो देखिए ये जो आपका कथकली शास्त्रीय नृत्य है ना, ये आपके हाथों की मुद्राओं की व्याख्या जो है इसमें किया जाता है। तो कथकली आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कथकली ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका केरल राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर अब हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में जो आपका दुर्जन का विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए दुर्जन का जो विलोम शब्द होता है ना वो आपका सज्जन होता है। तो सज्जन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका सभ्य का प्रवाची शब्द आया था। तो देखिए सभ्य का जो प्रवाची शब्द होता है ना वो आपका साधु, सज्जन, भद्र, शिष्ट, कुलीन, ये सभी जो आपके प्रवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मुट्ठी गर्म होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए मुट्ठी गर्म होना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो आपका रिश्वत देना या फिर घूस देना होता है। तो ऑप्शन में आपका रिश्वत देना दिया गया था। तो रिश्वत देना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लड़ना का जो है भाववाचक संज्ञा पूछा गया था। तो देखिए लड़ना का जो भाववाचक संज्ञा होता है ना वो आपका लड़ाई होता है। तो लड़ाई आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य भाववाचक संज्ञा की बात कर ले तो देखिए मनुष्य शब्द का जो भाववाचक संज्ञा होता है ना वो आपका मनुष्यता होता है। ऊंचा का जो आपका ऊंचाई होता है, पूर्ण का जो आपका पूर्णता होता है, लड़ना का आपका लड़ाई होता है, स्वतंत्र का आपका स्वतंत्रता होता है, गुलाम का आपका गुलामी होता है, उच्च का आपका जो है उच्चता होता है, व्यक्ति का आपका व्यक्तित्व होता है, पुरुष का आपका जो है पौरुष होता है और हीन का जो आपका हीनता होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका जो है नेम शब्द का जो है तत्सम शब्द पूछा गया था। तो देखिए नेम शब्द का जो तत्सम शब्द होता है ना ये आपका नियम होता है। तो नियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो है उच्चारण का शुद्ध वर्तनी आया था। तो देखिए उच्चारण जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी टिक किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बजट से संबंधित जो है आपके 2 प्रश्न जो है वो पूछे गए थे और एक आपका जो है 2023 में पद्मश्री अवार्ड से जो है प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्ट जो है ये सब प्रश्न जो है बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाया है। तो जो भी एग्जाम देकर आए आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके बजट से जो है 2 प्रश्न क्या पूछे गए थे और एक आपका 2023 से जो है पद्मश्री अवार्ड से जो है क्या प्रश्न पूछा गया था। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।